So hello and welcome to Codon. Recently we started Monstack Web Development course. अगर आपने हमारे वीडियोस मिस नहीं किए हैं तो आपको पता होगा हमने इंडक्शन ट्रेनिंग में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओपी का कंसेप्ट पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। हमारे एकेडमिक्स में हमने ओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो ना, तो हमें थर्ड सेम में ओपी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, ओपी का स्पेशल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ओपी C++ लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम ओपी के जो इसेंशियल्स है, जो हमें मॉन्स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स में लगने वाले हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस वीडियो में ओपी का, और इस वीडियो में हम देखेंगे ओपी के अप्रोचेस। तो ओपी एक अप्रोच है। फॉर एग्जांपल जावा, C++, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, उन लैंग्वेजेस का वर्क करने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी एक अप्रोच होता है। देन हम देखेंगे वाई डू वी नीड द ओपी, हमें ओपी की ज़रूरत क्यों है। आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था ना। मार्केट में जो सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और हमें कंपनीज़ में जो वर्क करना है, कंपनीज़ पे हम जो प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे, वो सारे प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे पाइथन और जावा। तो ये जो ओपी का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ये सब लैंग्वेजेस के लिए सेम ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ओपी देखेंगे तो हम ओपी में सिर्फ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ेंगे। आई नो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग अलग होता है, सिंटैक्स में चेंज, बट कंसेप्ट रिमेन्स सेम। रिमेंबर दिस ऑलवेज। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट अच्छे से पता हो ना, तो आप आसानी से ओपी के रिलेटेड कौन सी भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए रश मत करो गाइज, फोकस ऑन कंसेप्ट फर्स्ट। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सब जो बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हमारे पूरे इंडक्शन ट्रेनिंग में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बेसिक्स से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने बेसिक्स से आपको कॉलेज भी नहीं पढ़ाता है इतने डिटेल में। मैं आपको फ्री में ये सब बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा लीजिए। देन हम देखेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओपी। ओपी के फंडामेंटल्स क्या क्या है। तो अभी एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये ओपी के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओपी इन चारों चीज़ों पर खड़ा है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन चारों में से एक भी फीचर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है ना, तो हम इसे ओपी नहीं कह सकते। वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो ही नहीं सकती। ओके, तो अभी देखिए व्हाट इज ओपी। ओपी क्या है। OOP stands for Object Oriented Programming, which is programming paradigm based on concept of objects, in which OOP a program is divided into objects that interact with each other to perform specific task. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स आपका की फैक्टर होता है। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट्स और डेटा पर फोकस करना है। डेटा मतलब क्या, कोड में जो वेरिएबल यूज़ करते हैं ना हम, वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो आपको वैल्यू को मेमोरी के अंदर होल्ड करता है, वो वेरिएबल। ऑब्जेक्ट पे फोकस क्यों करना है हमें। अगर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका क्लास डिफाइन नहीं किया है, तो वो जो क्लास है ना हमारा, वो क्लास हम कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था, ब्रिक्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। ब्रिक्स हम कंज्यूम करते हैं, ब्रिक्स का मोल्ड हम कंज्यूम नहीं करते। वैसे ही सेम, जैसे मैंने आपको पहले क्लास के बारे में बताया था, तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको क्लास डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ क्लास लिख लिया, अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख लिया और उसका क्लास डिफाइन नहीं किया, तो वो क्लास आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। वो क्लास मेमोरी में एक सिंगल बाइट भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट। आर यू गेटिंग इट। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, तो वो ऑब्जेक्ट आपके मेमोरी में रैम के अंदर लोड होगा, और वो ऑब्जेक्ट आपको वेरिएबल को भी होल्ड करेगा। इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स पर फोकस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। समझो, क्लास क्या होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर,
हम सबके पास एंड्रॉयड है, मोबाइल यूज़ करते हैं ना हम लोग। तो मोबाइल कैसे बनता है मुझे बताइए। मोबाइल का पहले बनेगा उसका बॉडी जो है वो बनेगा, बाद में उसमें कुछ जो फीचर्स है वो सब सॉफ्टवेयर उसमें बाद में लगेगा। पहले बनेगा मोबाइल का बॉडी, पहले बॉडी डिज़ाइन होगा, बाद में फीचर्स डिज़ाइन होंगे। फीचर्स डिज़ाइन होंगे, फिर बॉडी डिज़ाइन होगी, बॉडी बनेगी, फिर उसमें फीचर्स डाले जाएंगे। तो बॉडी जो है वो बॉडी बनाने का, वो प्लास्टिक की बॉडी होती है तो वो बॉडी बनाने का एक मोल्ड होगा ना, जिस मोल्ड में वो बॉडी बनेगी। तो देखो, एक मोल्ड से हम जितनी चाहे उतनी बॉडीज़ बना सकते हैं। ओके, पहले हम बॉडी बनाएंगे, फिर उस बॉडी में स्क्रीन, टच पैड, बटन्स ये सब लगाएंगे। ओके, तो एक मोल्ड से हम जितनी चाहिए उतनी बॉडीज़ बना सकते हैं। तो वो जो बॉडी मोल्ड हो गया ना, वो मोल्ड हो गया हमारा क्लास, और उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो मोबाइल की बॉडीज़ बन रही है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम मोल्ड को तो सीधा यूज़ नहीं करेंगे, सीधा मोल्ड में थोड़ी ना हम बटन, टच पैड, स्क्रीन लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना हम। उसके लिए तो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, बॉडी चाहिए होगी, और हम यूज़ क्या करते हैं, हम बॉडी ही यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, सीधा मोल्ड नहीं यूज़ करते। तो मोल्ड इज जस्ट अ कंसेप्ट विदाउट बॉडीज, वैसे ही विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास इज जस्ट अ कंसेप्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको बहुत ईजी करके समझा रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान दे के सुनना है। ओके, देन वाई डू वी नीड ओपी? ओपी की हमें ज़रूरत क्या है? तो ओपी मेंटेनेबल है, ओपी हमें मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप ओपी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, अगर आपके पास 5 क्लासेस है, अब किसी एक क्लास के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वो एरर सॉल्व करने के लिए आपको सीधा उस क्लास को रेक्टिफाई करना है और वो एरर सॉल्व करना है, ना कि आपको सारे क्लासेस को चेक करना है। इससे क्या होगा, आपका कोड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, हम हर एक पार्ट को हम इंडिविजुअली मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देन ओओपी प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है ओओपी? आपने एक क्लास के 50 ऑब्जेक्ट्स बनाए, मतलब क्या किया आपने, स्केल किया उसे। मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पढ़ाया था ना पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो मिस किए तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पहले वीडियो से सब कुछ देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगी एक एक चीज़। हर चीज़ में हर बार रिपीट नहीं कर सकती। अगर आपको अच्छे से सीखना है, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करके यहाँ तक आना होगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करके आओगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, सुन कर ही याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो हर टॉपिक में रिपीट होती जाती है। ओके ओके, बैक टू द पॉइंट। अभी हमने जो 50 ऑब्जेक्ट्स बनाए वो क्या हो गए, हमारे 50 इंस्टेंस हो गए। अब ये सारे इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली मेमोरी के अंदर ग्रैंड हो जाएंगे। ओके, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इससे क्या होगा, अगर 50 यूज़र्स आपका क्लास यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके पास 50 ऑब्जेक्ट्स है, तो हर एक यूज़र को यूज़ करने के लिए एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा। इससे आपके प्रोजेक्ट में जो है, आपके कोड में कोई बग्स नहीं मिलेंगे आपको, एरर फ्री कोड होगा आपका। ओके, देन मॉड्यूलरिटी। अभी OOP allows you to divide complex system into smaller, more manageable pieces that can be developed, tested and maintained independently. अभी देखो, मॉड्यूल मतलब क्या? मॉड्यूल मतलब एक छोटा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक वुडन चेयर है। अब ये चेयर पूरी की पूरी एक साथ एक लकड़ी से तो नहीं बनी होगी, पहले इसके पैर बने होंगे, फिर इसके हैंडल्स बने होंगे, फिर इसका बैठने का सीट बना होगा, उस सीट पर कुशन लगा होगा, फिर वो सारी चीज़ें असेंबल हुई होगी, नट बोल्ट से फिट हुई होगी, बाद में वो चेयर का फॉर्म लेगी। ओके, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में वो चीज़ें अच्छे से बनाई और फिर असेंबल किया उसको। सेम वैसे ही OOP आपको हेल्प करता है आपके कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ताकि वो आप आपका कोड अच्छे से लिख सको और उसको अच्छे से डेवलप करके अच्छे से मेंटेन कर सको। ओके, देन है रीयूजेबिलिटी। OOP प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। आप एक क्लास जितनी चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको उस क्लास को इनहेरिट करना है। मान लीजिए कि आपने एक व्हीकल क्लास बनाया। अभी व्हीकल के बहुत सारे टाइप्स हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। अब मैंने एक 2 व्हीलर क्लास क्रिएट किया। अब ये 2 व्हीलर क्लास जो है ये आपके व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगा। मतलब क्या, व्हीकल क्लासेस पेरेंट क्लास बन जाएगा और 2 व्हीलर क्लास जो है वो आपका चाइल्ड क्लास बन जाएगा।
ओपी के लैंग्वेज में कहूँ तो व्हीकल क्लास जो है वो आपका बेस क्लास है और टू व्हीलर क्लास उस बेस क्लास का डिराइव्ड क्लास है। अब अगर आपने टू व्हीलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बेस क्लास की फंक्शनलिटीज़ और डिराइव क्लास की जो फंक्शनलिटीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो। बेस क्लास की सारी फंक्शनलिटीज़ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर डिराइव क्लास में चली जाएगी। आपको फिर से उसके लिए अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है रीयूजेबिलिटी। एक बार लिखा हुआ कोड हमें एक्सटेंड करते आना चाहिए, रीयूज़ करते आना चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ये सब चीज़ें, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। देन एक्सटेंसिबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? आपने व्हीकल क्लास को टू व्हीलर क्लास बनाया तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी। अब अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी गेटिंग फ्रॉम बेस क्लास, आपने टू व्हीलर क्लास में मतलब अपने डिराइव क्लास में उसकी अलग कुछ फंक्शनलिटीज़ लिखी तो मैंने उस क्लास को एक्सटेंड कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओओपी में दो टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में फंक्शनलिटीज़ कैसे काम करती है ये हम डिफाइन करते हैं। अगर आपका डाटा इनकैप्सुलेट करना है तो यह आपको हेल्प करता है आपके कोड को इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल्स हाइड करने के लिए। ओके, इससे क्या होता है, आपका कोड ज़्यादा मॉड्यूलर और मेंटेनेबल होता है और इसी वजह से आपके कोड की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क करता है वो। फंडामेंटल्स ऑफ ओओपी। अभी ओओपी के 4 फंडामेंटल स्टार बिल्डिंग ब्लॉक्स से हमने देखे। फर्स्ट है उसमें से एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन अलोज प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर इररिलेवेंट डिटेल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने पर्सन का। यहाँ पर मैंने पर्सन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शनलिटीज़ लिखी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये जॉब, ये चारों जो है ये प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ का सेट है एक पूरा। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट इट डज। अब जब कोई भी यूज़र आपके पेज पर आएगा तो वो देखेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल्स, जॉब्स, तो वो बिना कुछ सोचे वो डिटेल्स फिल कर देगा ना। यूज़र्स को कुछ लेना देना है क्या कि आपके अननेसेसरी डाटा से कि आपने वो सब कैसे बनाया है, क्या बनाया है? नहीं, उसको दिखा, उसने फिल कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आप पहले क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखोगे। वैसे ही ये पर्सन की रिक्वायरमेंट्स है। ओके, आप पहले जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे ना, बाद में सोचेंगे ना कि उस प्रोजेक्ट का एक्चुअल कोड कैसे बनाना है। वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसे कोड के फॉर्म में कैसे डालना है, कोड से हम वो रिक्वायरमेंट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग आप करेंगे उसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, और जो एक्चुअल कोड आप लिखेंगे उसे बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। आर यू गेटिंग इट? तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स what higher views of your functionalities without describing internal details. Abstraction is a process of showing only relevant details. एब्स्ट्रैक्शन दो टाइप्स का होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है और दूसरा होता है बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन। अभी देखिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन allows to use focus on the essential characteristic of an object while hiding unnecessary details. डाटा एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम आएगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ ये दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ फंक्शन का नाम आएगा। वो फंक्शन क्या करता है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, नाम पर फोकस करना है। ओके, ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। प्रॉपरली कोड लिखने के लिए थ्योरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे के सुनिएगा। देन सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक आता है इनकैप्सुलेशन। सी, एब्स्ट्रैक्शन में और इनकैप्सुलेशन में ना एक बहुत थिन लाइन होती है। वो अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपको इतनी सब कुछ थ्योरी याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोविंग रिलेवेंट डिटेल्स एंड इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोविंग रिलेवेंट डिटेल्स एंड इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स। जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट व्हाट इट डज, वैसे ही
इनकैप्सुलेशन इज ऑल अबाउट हाउ इट डज। अब एब्स्ट्रैक्शन में हम कोड नहीं लिखते हैं, बट इनकैप्सुलेशन मीन्स हाउ इट डज, तो इसमें कोड लिखना पड़ेगा। फंक्शनलिटी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी ना हमको। आगे जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगी इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं। आप सभी कंसेप्ट्स पर फोकस करो, क्योंकि कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम इनकैप्सुलेशन के टाइप्स देखेंगे। इनकैप्सुलेशन भी एब्स्ट्रैक्शन के जैसे सेम टाइप्स है, डाटा इनकैप्सुलेशन एंड बिहेवियरल इनकैप्सुलेशन। अभी देखिए, डाटा इनकैप्सुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का जो डाटा है वो हाइड करते हैं और जो यूज़र एक्सेसिबल इंटरफेस है ना उसे शो करते हैं। बिहेवियरल इनकैप्सुलेशन को हम इम्प्लीमेंटेशन इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ इंटरफेस डिस्प्ले नहीं करते हैं, इसमें हम अननेसेसरी डाटा भी हाइड करते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ सिंपल वे में। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगी। क्लास का नाम दिया है मैंने एम्प्लॉय। ओके, मैंने एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना, इसमें फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करते हैं हम। एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड लेंगे हम यहाँ पे। आपको अज्यूम करना है कि ये कोड ऑफ एग्जाम्पल है। ओके, तो पहला टाइप कौन सा था हमारा एब्स्ट्रैक्शन का? डाटा एब्स्ट्रैक्शन था ना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या लेंगे? डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या लेंगे? एम्प्लॉय की डिटेल्स ले रहे हैं हम, तो हम लेंगे नेम। तो नेम लिखने के लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, और देन नाम के साथ हम ईमेल भी ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग ईमेल। ओके, और हमने एक एग्जांपल देखा, वो था बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन का। तो बिहेव एब्स्ट्रैक्शन, बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये जो है ये कमेंट है, याद रखना, ये कोड नहीं है, ये कमेंट है। ये आपको समझने के लिए मैंने डाला है। हम कमेंट डालते वक्त ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। ओके, ये कमेंट है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग इसलिए लिया है क्योंकि नेम और ईमेल जो है ये हमारा आएगा अल्फ़ाबेट में। तो जहाँ पर हमारा आंसर अल्फ़ाबेट में आएगा वहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन में हम कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन होगा हमारा पहला शो डिटेल्स। यहाँ पर ये हमको एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करेगा। देन सेकंड फंक्शन होगा हमारा रेज लीव। ओके, यहाँ पे हम एक लीव रेज करेंगे। ओके, हाँ, डन। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ये सिंटैक्स होता है। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये फंक्शन का सिंटैक्स होता है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जब मैं बोल रही हूँ तो आपको अगर याद नहीं रह रहा तो आप कहीं पे नोट डाउन करके लिखिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कोड लिखते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये क्लास क्या करेगा? एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करेगा और लीव रेज करेगा। अब आते हैं हम इनकैप्सुलेशन की तरफ। तो इनकैप्सुलेशन के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक और क्लास लिख लेती हूँ, क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ओके, लिख सकते हैं क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ओके, तो मैंने यहाँ पर और एक क्लास बना लिया, क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय। तो जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे हम इसमें भी एक कोड लिखेंगे छोटा सा। अज्यूम करके चलना है आपको। एक छोटा सा कोड लिखूंगी मैं इसमें। अब जो फंक्शनलिटीज़ हमने एम्प्लॉय क्लास में डिक्लेयर की थी ना, अब वो फंक्शनलिटीज़ का हम कोड यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पार्ट टाइम क्लास को इनहेरिट करेंगे हम एम्प्लॉय क्लास से। ओके, अभी देखिए, हमने इस क्लास को इनहेरिट किया एम्प्लॉय क्लास से। एम्प्लॉय क्लास को हमने यहाँ पर इनहेरिट किया है। अभी देखो, ये जो कोलन है, ये कोलन हम इनहेरिट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। कोलन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो होता है हमारा बेस क्लास। इस साइड में हमेशा बेस क्लास होगा और इस साइड में हमेशा डिराइव क्लास होगा इनहेरिट करते वक्त। ओके,
तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमने लिखा नेम, ईमेल। अभी देखो डाटा इनकैप्सुलेशन करना है हमको, तो डाटा इनकैप्सुलेशन करते वक्त क्या होगा? एनी केसेस, डाटा इनकैप्सुलेशन करते वक्त क्या होगा? डाटा इनकैप्सुलेशन करते वक्त हमको एक्चुअल में कोड लिखना है। हमने अभी पढ़ा ना, एब्स्ट्रैक्शन में हम कोड नहीं लिखेंगे, लेकिन इनकैप्सुलेशन में हमको डायरेक्टली कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम डायरेक्टली कोड लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनलिटीज़ कॉल करेंगे। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रही हूँ, ये चेंजेस आपको ध्यान से देखने हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक्चुअल कोड लिखना है, इसलिए मैं सिंटैक्स चेंज कर रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने जो कर्ली ब्रेसेस डाले हैं ना, इन कर्ली ब्रेसेस में आएगा आपका लॉजिक। आप जो लॉजिक लिखेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको समझने के लिए, लॉजिक गोज हियर। यहाँ पर जो है ये कर्ली ब्रेसेस में आपका लॉजिक आएगा। एब्स्ट्रैक्शन में हमने सोचा प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा और उसको सिर्फ डिक्लेयर किया, और इनकैप्सुलेशन में हमने एक्चुअल कोड लिखा। ओके, यहाँ पर हम हमारा लॉजिक्स लिखेंगे। अभी मैं आपको पूरा कोड बाद में बताऊंगी कैसे लिखना है। आपको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, आपको उसको अच्छे से समझना है। सिर्फ पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्चुअल कोड करके बताऊंगी। जब हम एक्चुअल कोड करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सब फिर से। ओके, देन हम देखेंगे इनहेरिटेंस। ओके, अगला टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस से आप कोड रीयूज भी कर सकते हैं और इनहेरिटेंस से ही आप कोड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी जो एग्जांपल बताया था, सी मैं एक क्लास और बनाती हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर अब मैं रीयूज करूँगी पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास को। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास को रीयूज करने के लिए मैंने और एक क्लास बनाया, पार्ट टाइम फ्रीलांसर। ओके, ये पार्ट टाइम फ्रीलांसर मैंने क्लास बनाया है। ओके, अभी मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर के क्लास को इनहेरिट करूँगी पार्ट टाइम एम्प्लॉय के क्लास से। ओके, ये पार्ट टाइम इनहेरिटेंस की क्लास को हमने इनहेरिट किया, पार्ट टाइम फ्रीलांसर के क्लास को हमने इनहेरिट किया। ये जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय का क्लास लिया है हमने यहाँ पे, ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय के क्लास से। ओके, अभी मैंने क्या किया, ये कोड ऑटोमेटिकली फंक्शनलिटी आ जाएगी पार्ट टाइम फ्रीलांसर में, पार्ट टाइम एम्प्लॉय की फंक्शनलिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मेरे को ये पूरा कोड फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं सिर्फ इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगी। तो मैं इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाली हूँ, तो मैंने इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन डिक्लेयर करूँगी मैं डबल। ओके, मैंने डबल कॉस्ट पर आवर ये एक फंक्शन डिक्लेयर किया। ओके, अभी देखिए क्लास पार्ट टाइम फ्रीलांसर में पार्ट टाइम एम्प्लॉय की ये जो पूरा कोड है ना, ये फिर से लिखने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है। मैंने क्या किया, सिर्फ फ्रीलांसर में एक और फंक्शन ऐड किया जो सिर्फ पार्ट टाइम फ्रीलांसर में यूज़ होगा। तो मैंने क्या किया, इस कोड को एक्सटेंड किया। इनहेरिटेंस के भी 4 टाइप होते हैं, हम आगे देखेंगे। पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जिस क्लास का बेस क्लास एक ही होता है उसे कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर व्हीकल क्लास लिया है हमने, ये व्हीकल क्लास लिया है हमने। ओके, तो ये व्हीकल क्लास का सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास है कार। ओके, तो ये व्हीकल क्लास की कुछ फंक्शनलिटीज़ होंगी ना, जैसे स्पीड होगा, फ्यूल होगा। अब जो क्लास कार है, जो व्हीकल क्लास से इनहेरिट हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली व्हीकल की फंक्शनलिटीज़ आ जाएंगी। उसमें हम कुछ और फंक्शनलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कार में, जैसे कि कार मॉडल या फिर नंबर ऑफ कार, तो वो कोड हम एक्सटेंड कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, जिस क्लास का सिर्फ एक ही बेस क्लास हो, जैसे कार डिराइव्ड क्लास का सिर्फ एक ही बेस क्लास है, तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। देन है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक जो डिराइव्ड क्लास है वो डिराइव्ड क्लास एज अ बेस क्लास भी वर्क कर सकता है और एज अ डिराइव्ड क्लास भी वर्क कर सकता है।
ओके। जैसे कि एनिमल एक बेस क्लास है, उसका डिराइव क्लास है मैमल, तो मैमल क्लास जो है उसका डिराइव क्लास है कैट। अभी मैमल एनिमल के लिए डिराइव क्लास है और कैट के लिए बेस क्लास है। ओके। तो एनिमल की जैसी फंक्शनलिटीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ, जैसे कि नेम, एज, ओके, वो मैमल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि मैमल ने एनिमल को इनहेरिट किया है। तो एनिमल की जो फंक्शनलिटीज़ होगी वो मैमल में आ जाएगी। मैमल क्योंकि कैट का बेस क्लास है तो मैमल की फंक्शनलिटीज़ अपने आप कैट में आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, एनिमल की फंक्शनलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कैट में आ गई। समझ में आ गए आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनिमल की फंक्शनलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कैट में आ गई क्योंकि मैमल एनिमल का डिराइव्ड क्लास है और कैट का बेस क्लास है। ओके। यह होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? एक डिराइव्ड क्लास का एक से ज़्यादा बेस क्लास हो सकता है। एक डिराइव्ड क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर पेंगुइन है, बर्ड एक बेस क्लास है और फिश एक बेस क्लास है। पेंगुइन बर्ड को भी इनहेरिट कर रहा है, पेंगुइन फिश को भी इनहेरिट कर रहा है। अभी बर्ड की जैसे प्रॉपर्टी है फ्लाइंग और फिश की प्रॉपर्टी है स्विमिंग, बट पेंगुइन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्लाई भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है, तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज ले रहा है ना। ऐसे हम फ्रॉग भी कह सकते हैं ना, फ्रॉग भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेंगुइन है। ओके। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है। आप अपने से ये एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करो। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ना, बर्ड, फिश, पेंगुइन, या फिर पहले हमने व्हीकल लिया, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, या फिर कैट, मैमल, एनिमल, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये खुद से बनाने के, अपने एग्जाम्पल्स बनाने की ट्राई करो। जब आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाओगे ना तो ये आपको ईजिली याद रह जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। देन फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है? एक बेस क्लास मल्टीपल डिराइव क्लासेस बना सकता है और वो डिराइव क्लासेस भी मल्टीपल डिराइव क्लासेस बना सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हायरार्किकल मतलब हाइब्रिड। मतलब ये जो डायग्राम है, अगर आप सिर्फ शेप और रेक्टेंगल को कंसीडर करोगे तो ये आपके सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अगर आप सिर्फ शेप, सर्कल्स और ओवल को करेंगे तो ये आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अगर आप शेप, रेक्टेंगल और सर्कल को करेंगे तो ये आपके मल्टीपल का एग्जाम्पल है। और पूरा जो ये डायग्राम है ये आपका हाइब्रिड यानी हायरार्किकल का एग्जाम्पल है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है ये हाइब्रिड है, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। ये डायग्राम बना है इन तीनों को इंटीग्रेट करके। ओके। यहाँ पर बेस क्लास है शेप, इसके दो डिराइव क्लासेस है, एक है रेक्टेंगल, एक है सर्कल। अभी सर्कल, इसकी प्रॉपर्टीज शेप में भी है और सर्कल में भी है। सर्कल का और एक डिराइव क्लास है ओवल। ओके। तो शेप की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली ओवल में आ जाएगी थ्रू सर्कल, क्योंकि सर्कल ने शेप को इनहेरिट किया है। आर यू गेटिंग इट? ओके। ये बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे विरासत जाती है ना, पहले दादाजी के पास थी, फिर दादाजी के 3 बच्चे हुए, फिर वो विरासत तीनों में डिवाइड हो गई, मतलब प्रॉपर्टी, वो जीन्स या फिर जीन्स वो तीनों में आ गए, वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई तीनों में, फिर वो तीनों के भी एक एक, दो दो, दो दो, तीन तीन बच्चे हो गए। तो दादाजी के जो जीन्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पोते में आ जाते हैं ना, ये पोते में पोती में आ जाते हैं ना, ग्रैंडफादर के अपने आप अपने ग्रैंड चाइल्ड में, या फिर अगर हम दादाजी के वो उसके ग्रैंड चाइल्ड में, फिर वो आगे जाके उसके बच्चे होंगे उसके ग्रैंड चाइल्ड में, तो वो जो जीन्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते हुए आते हैं। वैसे ही ये जो शेप की प्रॉपर्टीज़ है वो ऑटोमेटिकली ओवल में आ जाएगी। तो लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली मतलब क्या? पॉली मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली मीनिंग है मल्टीपल फॉर्म्स, मतलब एक एंटिटी के मल्टीपल फॉर्म्स होना, उसे बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेप्स लिया है। शेप हो गई एंटिटी, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस, ये जो है ये हो गए उस एंटिटी के फॉर्म्स, मतलब फंक्शंस। आपका एंटिटी है, मतलब अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाने जाऊंगी तो फंक्शन हो गया आपका एंटिटी,
और सब फंक्शंस का नाम सेम है, बट उस फंक्शंस के अंदर जो कोड लिखा है वो अलग अलग है और वो डिफरेंटली वर्क करता है, उसे बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। आपको याद रखना है ओओपी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये जावा के लिए सेम यूज़ होगा पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस, ये पाइथन के लिए भी सेम यूज़ होगा, ये C++ के लिए भी सेम यूज़ होगा। ओके, ये आपको मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है और कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी होगी ही नहीं, इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपने पिछले लेक्चर्स मिस किए होंगे तो वो जाके देख लीजिए, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छे से आगे के वीडियोस समझ आ जाएंगे। क्योंकि आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको कोडिंग करने बताऊंगी ना, तो कोडिंग में जब रेफरेंस लूँगी मैं इन टॉपिक्स का, तो फिर आपको तब वापस जाके वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसलिए अभी चांस है, अभी जाके स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और प्लीज़ ट्राई टू फाइंड यूर एग्जाम्पल, ट्राई टू डू यूर एग्जाम्पल्स। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियो में हम ओओपी के डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे। ओओपी के कुछ 3-4 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त अच्छे से यूज़ करने हैं, स्ट्रिक्टली यूज़ करने हैं। और वो कंपनीज़ में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सब उन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जब हम एजाइल वगैरह फ्रेमवर्क्स पर काम करेंगे तो वो फ्रेमवर्क्स के अंदर हमें ये पैटर्न यूज़ करने हैं, इन्हीं पैटर्न के अंदर हमें कोड लिखना है हमारा। इन्हीं पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे हमेशा यूज़ करने हैं जब भी हम कोड लिखेंगे। इसके लिए अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।